हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइएगा। आज के जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट जो है ये 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और जो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कल के जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बतलाया था, और जो लोग नहीं बताए थे वो आप यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कल के होमवर्क क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था तो आप लोग देख लीजिएगा, जो नया स्टूडेंट है वो क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कल के प्रैक्टिस सेट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतलाना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला था ये था 1974 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑपरेशन था तो ऑपरेशन का नाम आप लोग को याद रखना है स्माइलिंग बुद्ध। स्माइलिंग बुद्ध इस क्वेश्चन ये ऑपरेशन का नाम था, तो ये आप लोग को याद रखना है। और 1958 में जो है ये दूसरा पोखरण परीक्षण होता है और नाम इसका क्या था तो ऑपरेशन शांति। तो ये दोनों ऑपरेशन को आप लोग याद रखिएगा। तो कल के ये क्वेश्चन था। तो चलिए आज के हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है। क्वेश्चन पढ़िए कर रहा है, भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है। तो अब तक जो है भारत ने 4 बार जो है फाइनल में यानी पहुंचा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 की मेजबानी न करने का फैसला किया है। तो ये हो जाएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 2026 में इसका जो है करने का टाइम था, और 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 2022 वाला। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल था ये गोल्ड फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में, और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था 1930 ईस्वी में और हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो ये सारे आप लोग को राष्ट्रमंडल खेलों के रिलेटेड आप लोग को सारे पॉइंट को याद रखना है। तो 2026 वाला जो होने वाला था वो जो है आप लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा, यानिक सिनर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के है तो ये इटली के रहने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV का आयोजन किस देश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था तो शांति अभियानों में नेपाल की दक्षता को धर्म गार्जियन भारत जापान और प्रदर्शित करना, ये सब आप लोग को याद रखना है, यानी इसका मेन उद्देश्य यही था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत टीका सबसे पुराना ग्रंथ है। तो बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पुराना यानी जो है इसमें इसमें आप लोग याद रखिएगा 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। और सबसे नया वेद आप लोगों से पूछ लेगा तो अर्थर्वेद आप लोग जानते हैं। अर्थर्वेद जो है ये सबसे नया वेद है, और चारों वेद के आप लोग नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। ये सारे चारों वेद के नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो आप सभी लोग जानते हैं अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में जो है ये जादू टोना से रिलेटेड वेद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और यहीं पर यज्ञ से बात करेगा, यज्ञ और शांति के लिए, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। और सामवेद जो हो जाएगा ये संगीत पर यानी संगीत से जुड़ा हुआ कोई वेद है तो वो सामवेद है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और सबसे नया वेद जो है मैं पिछले क्वेश्चन में भी बतलाया हूँ कि सबसे नया वेद जो है अर्थर्वेद है, और जादू टोना इसमें है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा है जो सामवेद है ये जो है संगीत से संबंधित वेद है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर है अस्कनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? ये जो है ये रावी नदी का नाम है। तो उस समय क्या नाम था? तो ये असिकनी नाम था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असिकनी रावी नदी का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आप लोग को बतलाना है, तो वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आप सभी लोग जानते हैं, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक आप लोग याद रखिएगा, अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटक के नाम भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी? तो वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था ये काला अशोक द्वारा संचालित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम जो है राजगीर में होता है और आजाद शत्रु द्वारा किया जाता है। द्वितीय जो है वैशाली में होता है, जो कि ये क्वेश्चन में बताया गया है काला अशोक द्वारा। और तीसरा बौद्ध संगीति जो होता है ये पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा किया जाता है संचालित। और चौथा जो होता है बौद्ध संगीति ये कुंडल वन कश्मीर में होता है और कनिष्ठ द्वारा जो है इसे जो है संचालित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, कर है भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखिएंगे थोड़ा बहुत पॉइंट आप लोग देखिएगा। समवर्ती सूची जो है ये इसमें जो है टोटल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय जो संविधान है आप सभी लोग जानते हैं कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है इसको संविधान को अपनाया गया है और 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो संविधान बनाने के लिए जो है 60 देशों के संविधान से पढ़ा गया और 10 देशों के संविधान से जो है ये बात को लिया गया था। तो टोटल जो संविधान जो देश को पढ़ा गया था तो 60 यानी 60 जो है देशों से पढ़ा गया था। कुल 60 देशों को पढ़ा गया था संविधान को और उसमें से 10 देशों को संविधान को अपनाया गया था। तो ये सारे बात को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो आप सभी लोग जानते हैं धर्मनिरपेक्ष जो है ये मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इससे जो है आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटाभी सीतारामैया, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का जो मैप से अगर आप लोग याद किए होंगे तो आप लोगों से पूछेगा, यानी जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लंबाई आप लोग को बतलाना है। तो टोटल लंबाई जो है 3214 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल लंबाई पूछेगा तो 3214 हो जाएगा। और 29-33 आप लोग याद रखिएगा, जो है पूरब से पश्चिम का लंबाई पूछ लेगा तो आप लोग को 29-33 आप लोग को याद रखना है। ये दोनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, यानी दक्षिण में बात कर लें तो इंदिरा कॉल से और जो है कन्याकुमारी तक के जो बीच की लंबाई का दूरी जो है, यानी जो दूरी हो जाएगा ये 3214 किलोमीटर हो जाएगा। 3214 किलोमीटर आप लोग को याद रखना है।
और यहीं पर बात कर लें पश्चिम से पूरब की लंबाई, तो ये 29-33 आप लोग को याद रखना है। 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर आप लोग को याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उसके पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा, यानी जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा, तो आप लोग बताइएगा किबुथु, जो कि कहाँ पर है, तो ये जो है कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा, तो गोहारमुती जो है सबसे पश्चिम है, और ये गुजरात में है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। और सबसे उत्तर वाले पॉइंट को पूछेगा तो इंदिरा कौल, और सबसे दक्षिण में जो मुख्य भूमि के दक्षिण में पूछेगा तो कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिण केवल कहेगा तो इंदिरा पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे बात को आप लोग को नोट डाउन करके रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, तो किस राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है। तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो जो आप सभी लोग जानते हैं जो है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, 121 में याद रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर मैं आप लोग को बोल कर बतलाता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऐसे आप लोग को सीक्वेंस में याद रखना है। यहाँ पर लिखा भी गया है, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। यही आप लोगों से एग्जामिनर आजकल क्या करता है कि आप लोगों से उल्टा पूछ लेता है, यानी पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम की ओर आप लोग क्रम में सजाइए कर्क रेखा पर स्थित राज्य को। तो आप लोग क्या बतलाइएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। यानी ऑप्शन ये आप लोग को याद रखना चाहिए। अगर आप लोग मैप के थ्रू याद रखते हैं तो आप लोग को जो है एकदम याद हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग रट भी सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी आता है, इस ट्रिक भी आता है, मित्र पर गमछा झार, उससे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये कर्क रेखा जो है भारत को जो है लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। और कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री अक्षांश जो होता है ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक डिग्री अक्षांश कितने के बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी में देखिए, अगर देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल गलत लिखा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं या सेवाओं की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है प्राइस सीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कर रहा है, इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है। तो आप लोग को बतलाना है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देखिएगा, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो खनन एवं उत्खनन की बात कर रहा है। तो खनन एवं उत्खनन जो है ये जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद देखिएगा बिजली जो है, बिजली ये सब जो है, जल आपूर्ति जो है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में आइएगा, तो डी में देखिए दिया है होटल और रेस्टोरेंट। तो होटल और रेस्टोरेंट जो है ये क्या करता है, तो ये सेवा करता है, सेवा करने वाला संस्थान है, यानी ये क्या करता है तो सेवा प्रदान करता है। तो सेवा प्रदान जो है ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है विनिर्माण, उद्योग, संरचना, जल आपूर्ति और निर्माण, ये सब जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये सब जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारे बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्प घोषित आय। अल्प घोषित आय ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशीनें, उपकरण, सामग्री और भवन किस प्रकार के वस्तुएं के उदाहरण है। तो ये जो है ये पूंजीगत वस्तुएं के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है ये पूंजीवादी का एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है बाजार में
कॉफी के मूल्य में परिवर्तन के प्रति चाय की मांग की प्रक्रिया का माप डैश का एक उदाहरण है। तो ये जो है माप जो है परस्पर मांग लोच का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? ये सभी लोग जानते हैं, बैगनी कलर का जो होता है, बैगनी लाइट का जो है सबसे ज्यादा विचलन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िएगा। बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से सबसे कर है बैगनी, हरे और नारंगी और पीले रंग में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये नारंगी रंग का जो है सबसे अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कर रहा है, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि मोटा होता है डैश कहलाता है? तो वो लेंस जो है वो क्या कहलाता है? वो अवतल लेंस कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो ये जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए एक आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो ये दाल है, दालें जो हो जाएगा नहीं दाल, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखिए, कर नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो जो है विटामिन सी जो है किससे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा से पाया जाएगा? तो ये खट्टे फल में, यानी विटामिन सी जो है खट्टे फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में संग्रह कार्बोहाइड्रेट है? तो ये जो है स्टार्च में है, स्टार्च यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस ए का कारण जो है ये विषाणु है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में और अम्ल या क्षार का क्या होता है? तो अम्ल या क्षार का क्या होता है? तो क्षार जल में OH ऋणायन देते हैं, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो जो है क्षार के संबंध में जो है ये त्रेले लिटमस ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये जो वाक्य है ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ के किस क्षेत्र का है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है कथक नृत्य, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और यहीं पर हम लोग सतरिया का बात कर लें तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है सतरिया जो है ये असम से रिलेटेड है, और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, और कथकली जो है ये कहाँ का है? तो कथकली का आप लोग याद रखिएगा ये केरल का है। ये सारे आप लोग को ध्यान रखना है। और कथक से संबंधित व्यक्ति जो है ये बिरजू महाराज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको याद रखिएगा। ये बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? ये ओडिसी जो है ये भगवान जगन्नाथ के पूजा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भारतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? तो ये हो जाएगा टी बाला सरस्वती, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, तलत अजीज मुख्य रूप से एक डैश गायक है, तो एक ये गजल गायक है। ये जो व्यक्ति है ये कौन है? तो ये गजल का गायक है। अगला क्वेश्चन है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जानकी प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवरोज जो है भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसी समुदाय द्वारा जो है नवरोज मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे सहानंद महादेव सेठी, सहानंद महादेव सेठी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को डैश मनाया जाता है? तो दिवस जो है 29 तारीख को मनाया जाता है, 29 जून को जो है मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है और इसका जो है राइट आंसर मैं कल के वीडियो में आप लोग को बतलाऊंगा। तो फिलहाल आप लोग को क्या करना है, तो क्वेश्चन और 50 का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतलाना है। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा और आप लोग को जितना क्वेश्चन दिखाई दिया होगा सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ दिखाई आप लोग को दे रहा होगा, जो हर क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया गया था। तो आई होप कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अगर पूरा क्वेश्चन समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का एक प्यारा सा कमेंट ही जो है हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है आगे के सेशन को कंटिन्यू कराने के लिए। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।